हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस नंबर 5 के हैंड रिटन नोट्स में। तो जिसमें हम चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। तो अंकिया नाट, सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है। और सत्रिया जो हमारा नृत्य है वो असम का है। और सत्रिया कब शामिल हुआ था, मैंने पिछले ही सेट में बताया था, जो 2000 में शामिल हुआ था। किसमें? असम में। तो सत्रिया की अन्य शैली हैं, उनका नाम है चालू, झुमरा, नाटुभंगी, ओजापली, देवदासी, व्यूह और वोजेस। ये कुछ इसकी अन्य शैलियाँ हैं जो कि प्रमुख हैं, जिनको हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है, सत्रिया के कुछ प्रमुख डांसर हैं, जिन्हें हम कलाकार भी कहते हैं। तो वो हैं घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा और रामेश्वर सैकैया, हरिचंद्र सैकैया, प्रदीप चलिया, जतिन गोस्वामी और मणिक बरव्यानी। ये कुछ नए नाम हैं जो याद करने में दिक्कत होती है, जिसमें हम इनको याद रखेंगे। जैसे बोर, बोर, शोक, शोक, इनके जो रूट वर्ड हैं इनको याद कर लेंगे तो हमें सत्रिया के डांसर याद हो जाएंगे। चल, जतन और बरव्यान, हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो हमें ये और जल्दी याद होंगे। तो जिसमें बोर से संबंध रखता है घनाकांत बोरा और इंदिरा पी बोरा, और शोक से संबंध रखता है रामेश्वर सैकैया और हरिचंद्र सैकैया, और चल से संबंध रखता है प्रदीप चलिहा, और जतन से रखता है जतिन गोस्वामी, और बरबयान से रखता है मणिक बरबयान। नेक्स्ट है भारत राज्य के लोक नृत्य। तो भारत राज्य में जो लोक नृत्य हैं, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है कामसाले। क्या है? कामसाले, डोल्लू गुनिया, बोलाकाट, नागमंडला और वीरगासे। ये कर्नाटक के कुछ लोक नृत्य हैं जो हमें याद रखने हैं। ऐसे ही केरल के लिए मैंने एक आपको रूट वर्ड बताया था पिछली क्लास में, डबल टा। जहाँ भी डबल टा आए तो वो उसका संबंध किससे होता है? केरल से होता है। जैसे ओट्टम थुलाल और कालियट्टम, ये जो लोक नृत्य हैं ये केरल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो वो है सोहराई। और बिहार में एक रूट वर्ड याद रखना है, ईया। जैसे झिझिया और विदेशिया और जाट जाटेन, ये इसके लोक नृत्य, किसके? बिहार के। नेक्स्ट है हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? जो हरिप्रिया नंबूदरी हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो वो है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। मैंने पिछली क्लास में बताए थे आपको 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से एक कथकली भी है जो कि केरल का है। तो इसके कुछ अन्य प्रतिपादक भी हैं, जैसे केसी पड़िक्कर, कालामंडलम गोपी और कोट्टगलम शिवरामन और कलेनियम बालकृष्ण। ये नवीन सर की क्लास लेने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और फास्ट रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगी ये। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं वेममती चिन्ना सत्यम, उड़ीसी के हैं संयुक्ता पड़िंगरही और भरतनाट्यम के हैं लीला सैमसन और बैजंती माला। तो भरतनाट्यम को कैसे याद रखेंगे? तो हमारे भारत में लीलाएं बहुत होती हैं और बैजंती माला जो पढ़ी जाती है ना, हम लोग, हमारी अम्मा और बाबा जैसे बूढ़े लोग, वृद्ध लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं बैजंती माला। तो इससे याद रख लेंगे भरतनाट्यम। संयुक्ता पड़िंगरी उड़ीसा, कुचिपुड़ी वेममती चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट है रामनाथ वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदंगम। किससे है? मृदंगम एक वाद्य यंत्र है जिससे रामनाथ वी राघवन का संबंध है। और ए बी आनंद का भी इससे है, टी वी गोपाल कृष्णन, पालघाट अय्यर और उभय लालपुरम, के शिवरामन और गुरुवयूर दोराई। ये कुछ अन्य कलाकार हैं जिनका संबंध मृदंगम से है। मृदंगम एक हमारा वाद्य यंत्र है। बांसुरी के हैं राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया। इसमें चौरसिया रूट वर्ड याद रख लेंगे, किससे? बांसुरी से। बांसुरी के लिए मैंने पिछली पहली क्लास में आपको बताया था। कुछ ऐसे ही धीरे धीरे 2-4 नाम करके हम बहुत सारे नाम याद कर लेंगे। और जिसमें राकेश चौरसिया को, बांसुरी के लिए राकेश चौरसिया को 2024 में ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। और सितार के हैं संजय बंदोपाध्याय। और पहली क्लास में मैंने सितार के लिए बताया था सीता से संबंध, जैसे अरविंद पारिक, रविशंकर प्रसाद और भट्टाचार्य, ये कुछ 3-4 नाम बताए थे। ऐसे ही इसमें सितार में एक और नाम याद रख लेंगे कि संजय बंदोपाध्याय। सरोद का संबंध किससे है? हाफिज अली खान से। नेक्स्ट है
कि लिथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है, तो वो है जूडो से। जूडो के अदर प्लेयर का नाम याद रख लेंगे, जैसे थोमाल कल्पना देवी, सुशीला देवी लिंकबम और गरिमा चौधरी और के टोम्बी देवी। यहाँ से बम रूट वर्ड कुछ याद रख लेंगे, जैसे एक ये बम हो गया चिनम्बम, लिथोई चनबम, तो ये जूडो से संबंध रखते हैं। और जो लिथोई है हमारी लिथोई चनम्बम, इनको 2022 में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो वो थी लिथोई चनम्बम। कौन थी? लिथोई चनम्बम। नेक्स्ट है ओडीआई। ओडीआई क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल, यानी कि एक दिवसीय मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है, तो ओडीआई में एक गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। कितने ओवर फेंक सकता है? 10। तो ओडीआई 50 ओवर के, मतलब 1987 से पहले ही और ज़्यादा ओवर के हुआ करते थे और 1987 से ये 50 ओवर के होने लगे। ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल मैच में कितने ओवर फेंके जाते हैं? 50। और डीएलएस डकवर्थ लुईस नियम कब आया, तो डकवर्थ लुईस नियम 1997 में आया। डकवर्थ लुईस नियम क्या होता है कि जैसे अगर हमारा मैच हो रहा है और कोई भी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना आती है, जैसे बारिश होने लगी ग्राउंड में, तो उसको पोस्टपोन्ड किया जाता है, तो यही वही है डकवर्थ लुईस नियम। और T20 में कितने ओवर फेंक सकता है एक खिलाड़ी लगभग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवर फेंक सकता है। नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप है वो हमारा टेनिस का विश्व कप है, ये टेनिस से संबंध रखता है। डेविस कप क्या है? टेनिस का विश्व कप, जो वो टेनिस खेल से संबंधित रखता है। तो पहला डेविस कप कब खेला गया, तो वो सन 1900 में खेला गया। और सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन जीता इस डेविस कप को, तो वो जीता यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 32 बार जीत चुका है ये। और 2023 में इटली दूसरी बार जीता था, जो अभी हाल ही में 2023 में हुआ था डेविस कप, उसमें इटली दूसरी बार जीता था। और भारत अभी तक नहीं जीता है, वो सिर्फ उप विजेता रहा है, सेमीफाइनल्स तक रहा है, जिसमें ये 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट है जो कार्बिलोन कप है, कार्बिलोन कप वो किससे संबंध रखता है, तो वो टेबल टेनिस से संबंध रखता है। और एशिया कप जो हमारा है वो क्रिकेट से संबंध रखता है। और जो विल्सन कप है वो बास्केटबॉल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसकी है, तो वो है अरुंधति रॉय की। किसकी है? अरुंधति रॉय की। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की पुस्तक है। नेक्स्ट इनकी कुछ अन्य पुस्तक भी हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म। और इनकी अन्य पुस्तक है लिसनिंग टू ग्रॉसहॉपर। ग्रॉसहॉपर किसे कहते हैं? अकफुट्टे को। लिसनिंग टू ग्रॉसहॉपर। तो इनकी जो अदिति सेन दे की है, इनकी कुछ ये अन्य पुस्तक हैं जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो वो थी लक्षद्वीप की। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 91.8% थी। और सर्वाधिक तो हमारी हो गई लक्षद्वीप की। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम किसकी थी, तो वो थी दादरा नागर की। कितनी थी? 76.2%। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, ये हमारी ऊपर वाली तो होगी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। और सबसे यानी कि सर्वाधिक पूछे तो वो होगी हमारी किसकी? केरल की। और सबसे कम पूछे तो किसकी होगी? बिहार की। केरल की कितनी है? 94%। और बिहार की कितनी है? 61.8%। नेक्स्ट है जनगणना यानी सेंसस, जैसे हम इंग्लिश में जनगणना वो कहते हैं। तो जो अनियमित जनगणना थी, यानी कि यह है अनियमित जनगणना कब हुई थी और किसके समय हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में मेयो के समय। किसके? मेयो के समय। और जो नियमित जनगणना पूछे कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में रिपेन के समय। अब 2011 जो हमारी जनगणना थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी, यानी कि 1951 से शुरू हुई थी और ये हमारी 2011 की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 5वीं थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछें तो वो कब हुई थी, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद, वो 1951 में हुई थी। तो हमारी जो स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना मतलब
2011 की जो जनगणना थी वो तो स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी, और वैसे कौन सी थी, वैसे तो हमारी 15वीं जनगणना थी। तो 2011 में जनगणना कमिश्नर कौन थे, जो हमारी अभी हाल ही में जनगणना हुई है उसके कमिश्नर कौन थे, वो थे चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जो हमारा नागरिकता अधिनियम है वो कब आया, वो आया 1955 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था। तो संसद ने जो किया था वो किया था 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, और लोकसभा में कब हुआ था अगर पूछे तो वो हुआ था 9 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 12 दिसंबर 2019 को मिली, और जिसमें जो लागू हुआ था ये 2020 में 10 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कितने तरीक़ों से एक भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है, तो वो है 3 तरीके से। पहला कौन सा है, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, यानी खुद से ही वो नागरिकता छोड़ दे, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता खो देगा, यानी कि अपनी ही इच्छा से किसी दूसरे देश की, जैसे कनाडा की या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो वो भारत की नागरिकता खो देगा, क्योंकि हमारा देश है वो एक नागरिक, यानी संसदीय प्रणाली में जो ब्रिटेन से लिया गया था तो एक नागरिकता है, और सरकार द्वारा वंचित किया जाएगा तो भी वह भारत की जनगणना खो देगा। तो 3 तरीके से वह खो सकता है। अब यही बात आती है, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वो कितने तरीक़ों से कर सकता है, तो वो 5 तरीक़ों से कर सकता है। कौन कौन से 5 तरीके हैं, तो पहला तो जन्मसिद्ध, यानी कि जन्म से ही, अगर उसका जन्म भारत में ही होता है तो वो जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक वंश से, दूसरी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से, तीसरी प्रकटीकरण से, और चौथी प्रकटीकरण से, और 5वीं है क्षेत्र का समावेश, यानी कि जैसे हमारे भारत में हम किसी अन्य क्षेत्र को ले लेते हैं, जैसे भारत में अभी हम बांग्लादेश को जोड़ लें तो वहाँ के जितने भी लोग हैं तो उनकी सबकी जो जनगणना वो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता में शामिल हो जाएगी, तो वो भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, कौन सक्षम है, तो संसद। नागरिकता के अर्जन हेतु कौन है, संसद, जो कि आर्टिकल 11 के तहत आता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार हमने कल ही भरा था भाग 3 में 12 से 35, कितने 12 से 35 तक, कितने कौन से भाग में मौलिक अधिकार, तीसरे भाग में, जो केवल भारतीयों के लिए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये हमारे केवल भारतीयों के लिए है, किसी अन्य देश के नागरिक के लिए नहीं है। जैसे भारत में रहता है तो विदेशी। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसे ही आर्टिकल 14 है, वो कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 कहता है अपृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत होगा। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 21 का भाग कहता है कि शिक्षा का अधिकार। ऐसे ही आर्टिकल 21 है जो हमारा, आर्टिकल 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23-24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं। और आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण कौन कौन से हैं। और आर्टिकल 22 हमारा है, वो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो हमारा वेद है वो सबसे पुराना वेद है, वह सबसे पुराना वेद है, जिसमें विष्णु जी का उल्लेख किया गया है। और इसमें जो वंशमंडल हैं वो कितने हैं, 2 से लेकर 7 तक वंशमंडल हैं। और सर्वाधिक मंत्र किसके हैं उसमें, वो हैं अग्नि देवता के। और जो ऋग्वेद हमारा पढ़ने वाला होता है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होत्र। और वर्ण व्यवस्था का सही प्रयोग हुआ है इसमें, किसमें, ऋग्वेद में। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे किसी अन्य जाति से है, जैसे वो ब्राह्मण है, तो अगर वो रक्षा करने का काम करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा।
अगर कोई व्यापार करता है तो वो शूद्र कहलाएगा, वह किसी भी जाति से हो। तो वर्ण व्यवस्था इसमें बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है उसके रचयिता थे विश्वामित्र, और ये ब्रह्म लिपि से लिया गया है और तीसरे मंडल में है क्या, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा के अवन्यता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित है। जो उद्दालक आरुणि थे और उनके पुत्र श्वेत केतु थे, उन दोनों का संवाद किस में दिया गया है, तो वो दिया गया छांदोग्य उपनिषद में। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, मैंने कल ही क्लास में बताई थी आपको कितनी है, वो है 108, और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं इसमें। कितने, 4। क्या क्या है वो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो छांदोग्य उपनिषद है हमारा, छांदोग्य उपनिषद, उसमें से बौद्ध के 4 आर्य सत्य हैं उसी में से लिए गए हैं। जैसे दुख वाले हैं, जैसे दुख है उसका कारण है तो निवारण है। बौद्ध के 4 आर्य सत्य लिए गए हैं। महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीनो दो, वो छांदोग्य उपनिषद में ही है। और अद्वैत शंकराचार्य का सिद्धांत भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, अब बात आती है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद पूछे तो क्या है बताओगे, कि मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद सबसे अलग है। ये हमारा सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। और यम नचिकेता संवाद है वो किस में दिया गया है, वो कंठ उपनिषद में दिया गया है। किसमें, कठ उपनिषद में। नेक्स्ट है संबंध है, यानी कि संबंध है ऐतरेय और कौशिकी का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। और तैतरेय और सतपथ का किससे, यजुर्वेद से। सामवेद का पंचविश और षड्विश से। और अथर्ववेद में किसका, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है किससे, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग ईरान में ही हुआ था, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखना है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार की हाईएस्ट चोटी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, 732 मीटर है। और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और जो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट थुलियर। किसकी, इसकी हाइट कितनी है, 642 मीटर है। और अगर बात करी जाए कि भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो भारत की हाईएस्ट पीक सबसे पहली है K2 काराकोरम रेंज जिसे हम बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और दूसरी पूछी जाए भारत की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। कुछ लोग इसे 8850 मीटर भी बोलते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में 8848 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट है वे नदियां जिनका उद्गम भारत में है, वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में है, तो वो है ब्यास, चिनाब और रावी नदी, इनका उद्गम भारत में है। और भारत का उद्गम कौन सी नदी का नहीं है, जैसे सतलज का नहीं है, और भी अन्य नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो वो उसका उद्गम है राजस्थान तिब्बत से उसका उद्गम है, और लांगचेन खम्बावत जगह से ये निकलती है। और भारत में प्रवेश कौन सी जगह से करती है, तो शिवकिला पास से करती है। और पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। ब्यास और सतलज का संगम कहाँ होता है, तो वो होता है हरिके बैराज, पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर झील से, बोकाचू हिमनद से। और सिंधु नदी का उद्गम है चेमांगोड
हिमनद से, और सिनका बाव जलधारा कहाँ से निकलती है? सिनका बाव जलधारा से, और इसका उद्गम चेमांगीर उपनिषद हिमनद से है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मांजुली द्वीप। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, भारत में इसे दियांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, जमुना और यमुना अलग अलग हैं। यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा किसका? एक मिनट, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। कहाँ बनाते हैं? पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, गंगा की लंबाई कितनी है? तो वो है 2525 किलोमीटर, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मेघना धारा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेघना धारा। जो पद्मा है, जो जिसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। तो ये दोनों मिलकर बांग्लादेश में क्या बनाती हैं? मेघना धारा बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीएनपी का फॉर्मूला। अब जो वनडे एग्जाम आ रहे हैं उनमें इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ही पूछे जा रहे हैं। जैसे जीएनपी का फॉर्मूला, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशी आय। तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी की फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी का फॉर्मूला, एक अन्य फॉर्मूला पूछा जाए, एनएनपी प्लस घाटा। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एनडीडीबी, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे हम कहते हैं एनडीडीबी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को। इसके संस्थापक कौन थे? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, जो कि जिनको हम दूध क्रांति के जनक भी कहते हैं, और श्वेत क्रांति के जनक भी हम उन्हीं को कहते हैं। और जिसका मुख्यालय किसका? एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? वो गुजरात में आनंद में स्थित है। अब कुछ अनुसंधान हैं जिनको याद रखना है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, और भारतीय बागवानी अनुसंधान वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और चौथा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वो है वाराणसी यूपी। कहाँ है? वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट है जो हमारी पशुपालन जनगणना है, यानी पशुओं की जनगणना होती है, वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो वो होती है 5 वर्ष में एक बार। और पहली जनगणना कब हुई थी? 1919 से 1920 में इसकी जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। और कृषि जनगणना कब होती है? वो भी 5 वर्ष में ही होती है, जो कि पहली जनगणना हुई थी कृषि जनगणना 1970-71 में। और जो कृषि जनगणना है वो किसके द्वारा मतलब कार्य करता है? वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट है रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल। जो हमारा रॉकेट का सिद्धांत है वो किस पे कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इस पे भी कार्य करता है, m1v1/m2v2। जो लाफिंग गैस है उसे क्या कहा जाता है? तो लाफिंग गैस जैसे हम किसी के ऊपर डाल देते हैं आदमी हंसता रहता है, तो वो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन के नेक्स्ट क्वेश्चन में है कार्बन के प्रकार। तो कार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें सबसे अच्छा प्रकार इसका कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% कार्बन मिलता है, और बिटुमिनस में 85%, लिग्नाइट में 75%, और पीट में कितना मिलता है? 55 से 60% कार्बन मिलता है। और इसका जो सबसे खराब कार्बन का प्रकार है वो पीट ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है हृदय दशा स्पष्ट करता है। हृदय की जो दशा है वो कौन स्पष्ट करता है? तो वो ECG स्पष्ट करता है। और आँख के बारे में जो स्पष्ट करता है वो है EOG। क्या है? EOG। और EEG करता है मस्तिष्क के बारे में। नेक्स्ट है खोज।
अब हम कुछ प्रमुख खोजें पढ़ेंगे, जिसमें पहली खोज है पोलियो का टीका किसने खोजा था, तो वो खोजा था जॉन साल्क ने 1952 में। और टीबी जीवाणु है उसका रॉबर्ट कोच ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 में। और पेनिसिलिन है वो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। इंसुलिन का टीका वेंटिक द्वारा। और टीबी का जो टीका था, यानी टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने करी थी। और टीबी का जो टीका था वो ग्यूरिन और कॉलमेट ने खोजा था। जो हमारी पार्किंसंस डिसीज़ है, पार्किंसन डिसीज़ किससे संबंध रखती है, तो वो मस्तिष्क यानी ब्रेन से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख योजनाएं। तेलंगाना राज्य द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई, जैसे इंदिरम्मा आवास योजना, सीएम आवास योजना, गृह लक्ष्मी योजना और गीता कर्मिकुला बीमा योजना और महिला प्लस ट्रांसजेंडर मुफ्त बस योजना, यानी कि इन दोनों के लिए मुफ्त बस सेवा चलाई गई। वो कहाँ चलाई गई, तेलंगाना में। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के विधेयक पास के लिए जो कहाँ से करी गई योजना, वो तेलंगाना से करी गई। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज कहाँ हुई है, तो वो हुई है तमिलनाडु में। अभी जो नवपाषाण युग के बच्चे थे जिनकी कब्रगाह मिली है, वो कहाँ से मिली है, तमिलनाडु से मिली है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी है अभी हाल ही में, तो बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य से है। कहाँ से, चेक गणराज्य। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, वो बनी है सिनी शेट्टी। कौन बनी है, सिनी शेट्टी। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु पशु तस्करी के खिलाफ किस राज्य ने शुरुआत की है, यानी कि जो ऑपरेशन कामधेनु है किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है इसका, तो वो जम्मू कश्मीर के द्वारा। जो पशुओं की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ कौन से राज्य ने की है, जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कन्विक्शन वो यूपी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें गौ हत्या के खिलाफ चलाया गया है। ओपी नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा 549 बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाया था, वो चलाया गया था किसके, आरपीएफ के द्वारा। और ओपी नाकोस आरपीएफ द्वारा ही चलाया गया, जिसमें नशीले पदार्थ की जो तस्करी होती है उस पर रोकथाम के लिए, अब नेक्स्ट है ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है कि ओपी सगज यानी कि ऑपरेशन सगज किसके द्वारा चलाया गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और 40 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से करे और इनका फास्ट रिवीजन भी किया। और मेरी आप लोगों के लिए यही सलाह है कि आप पहले नवीन सर की क्लास देखें बहुत अच्छे से, उसके बाद ये फास्ट रिवीजन की क्लास है सिर्फ, और नोट्स आप इसी से बनाएं ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन हो सके और आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।